दोस्तों, नया भारत नई सोच चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ज्वलंत सवालों का जवाब देंगे जो हजारों सालों से बने हुए हैं, जिनका हजारों सालों से जवाब नहीं मिला। तो जाहिर है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी रहने वाली है, लेकिन आप धैर्य बनाए रखें और एंड तक बने रहें। मैं आपको कुछ ऐसे सवालों का जवाब दूंगा, जैसे अगर हर आदमी सही कर रहा है तो हमारे साथ हर जगह बुरा क्यों हो रहा है। हर आदमी किसी से पूछ लेना कि क्या तुम जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, कहते मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं जी, हर काम में सही कर रहा हूं। हर आदमी यही कह रहा है। हर आदमी धर्म को मान रहा है, उसको लगता है कि धर्म का पक्का है। हर आदमी को लगता है कि वो जाति का पक्का है। हर आदमी को लगता है वो ईमानदार भी है। लेकिन हमारे साथ हर जगह बुरा हो रहा है। बुरे हमें एहसास मिलते हैं, बुरी सड़कें मिलती हैं, बुरे हॉस्पिटल मिलते हैं, बुरी शिक्षा मिलती है, बुरी पुलिस मिलती है ना। बस में चढ़ें, वहाँ बुरी फीलिंग आती है ना। कोई लाइन में नहीं लग रहा, कोई बुजुर्ग को सीट नहीं दे रहा, धक्का मुक्की, कि बुरा फील होता है ना। थाने में चले जाओ, आपको अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। ऐसा नहीं है कि थानेदार आगे आके आपको कहे कि हाँ हेलो, आई एम शंकर, हाउ कैन आई हेल्प यू, पूछेगा ही नहीं आप। मतलब ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज तक नहीं मिला, लेकिन इसका जवाब मैं आज वीडियो के एंड तक आपको दूंगा। और भी सवाल है कि एक नया भारत बनाने के लिए, एक नई सोच पैदा करने के लिए हमें क्या करना है, क्या करें, शुरुआत कहां से करें। हर आदमी कहता है कि हमें सॉल्यूशन दो। हर आदमी ढूंढ रहा है कि काश कोई ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए, कोई ऐसी जादुई छड़ी मिल जाए कि भारत बदल जाए और हमें अच्छी व्यवस्था मिले, सुरक्षा मिले, रोजगार मिले, अच्छा कानून मिले, अच्छी सेहत मिले। इसके लिए क्या किया जाए, कहां से शुरुआत करें, कौन करेगा इसको? क्या कोई सरकार करेगी या जनता करेगी? अब सरकार को कौन चुनता है? जनता चुनती है। मान लो जनता अभाव की जिंदगी जी रही है, मान लो जनता ही खुद बेईमान है, भ्रष्ट है, तो नेता कैसे अच्छे होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। शिक्षा को कौन बदले? अब शिक्षा को बदलने के लिए कुछ तो अच्छे टीचर्स चाहिए ना, 1000, 2000, 5000। अब उन 5-10 हजार टीचर को ट्रेन करने के लिए टीचर कहां से आए? इनकी पहले मुर्गी आए या अंडा आए? कैसे हो ये? इन सवालों के जवाब हम आज की वीडियो में ढूंढेंगे और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिंदगी में एक नई दिशा आएगी। आपको समझ आ जाएगा कि यस, मुझे आज से लेके ये करना है। तो शुरुआत करते हैं नया भारत नई सोच। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि हम जुड़े रहेंगे। और हम इसको देखिए, ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं, ये एक वीडियो कोर्स बना रहे हैं हम। ये एक तरह का ट्रेनिंग स्कूल है हमारा। हम एक तरह का ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि जिसमें एक ऐसी एक फौज तैयार की जाए लोगों की, जो बदलाव के लिए कुछ करने के लिए तैयार है, और उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए और उनको बीज की तरह फिर बोया जाए। एक बीज पूरी दुनिया को हरा भरा कर सकता है। और अगर हम 1% लोगों को भी कोई नई चीज समझा पाएं, उनके दिमाग में नई बात डाल पाएं, 1%, कितने बीज बो दिए हमने समाज में। क्यों नहीं बदलेगा समाज? कोई नई शुरुआत तो करिए, नए तरीके से तो सोचिए। दिक्कत ये है कि हम पुराने डर्रे में ही सोचते रहते हैं, वैसा ही व्यवहार करते रहते हैं।
व्यवहार में हमारे फर्क नहीं पड़ता, और हम उम्मीद यही करते रहते हैं कि कोई आएगा, इस देश को बदलेगा, कोई सरकार आएगी, कुछ खास तरह के लोग शायद आएंगे, उस देश को बदलेंगे। और ऐसा इंतजार करते करते हजारों साल हो गए, बदलाव अभी आया नहीं है। तो चलो आज मुद्दे की बात करते हैं, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि हम आपको वास्तव में क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, और उस संदेश से कैसे देश बदल सकता है। आप खाना खाते हो? खाते हो, मैं भी खाता हूं। कैसे खाते हो? आप देखोगे आपके खाने में एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब एक ढांचा है, एक सांचा है, उसके अंदर एक मर्यादा है, उसके अंदर एक संस्कार है। खाना अकेला खाना नहीं होता, खाना भी एक आइडिया है। कपड़े नहीं होते, कपड़े एक आइडिया है। कपड़े नहीं डाल रहे आप आइडिया को डाल रहे हो, आइडिया को ग्रहण कर रहे हो। अब देखिए, नॉर्थ इंडिया में क्या खाया जाता है? दाल रोटी सब्जी दूध घी। यही खाना साउथ में नहीं खाया जाता। वो लोग सांबर, दाल, इडली, डोसा, कोकोनट, इस तरह की चीजें खाते हैं। और जो समुद्र में रहते हैं किनारे पे, वो कुछ और ही खाना खाते हैं, मछली। अब देखने की बात ये है कि नॉर्थ इंडिया वालों को ये लगता है कि यही खाना सही है। उनको आप साउथ में ले जाना, नॉर्थ इंडिया वालों को, और 10 दिन के लिए उनका खाना खिलाना, सांबर, इडली, कोकोनट वगैरह की जो सब्जियां हैं, तो 1-2 दिन के बाद नॉर्थ इंडियन वाला जो वहाँ गया है, उसको बड़ा अजीब सा लगेगा, यार भूख ही नहीं खत्म, मिट ही नहीं रही भूख, मजा ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि उसको चपाती नहीं मिली। हालांकि उधर साउथ वालों को उनके खाने से कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल खुश हैं। यानी कि आपका खाना जो है, आपका शरीर उसका आदी हो गया है। और ये एक आइडिया है, खाना नहीं है, आइडिया है। अगर ये सिर्फ खाना ही होता तो जहां भी आप जाओ वहीं का खाना आपको अच्छा लगना चाहिए, फिर तो ज्यादा अच्छा लगना चाहिए। आपको लगा यार मजा आ गया, आज तो ये चीज खाई नहीं पहले कभी। नहीं, आइडिया होता है, विचार होता है। आप वहां जाके आपको रोटी नहीं मिलेगी तो आपको ऐसे लगेगा कुछ समथिंग इज मिसिंग, कुछ कमी रह गई है, मजा नहीं आ रहा। यहाँ भी मैं कई बार व्रत वगैरह रखता हूँ, तो मान लो सारा दिन मैं पानी पीता हूँ, फ्रूट खाता हूँ, तो रात आते थे मुझे ऐसे लगता है मज़ा नहीं आ रहा, भूख लग जाती है। और चाहे कुछ ही खा लूँ, मैं जितना मर्जी खा लूँ, फ्रूट खा लूँ, सब्जियाँ खा लूँ, रोटी नहीं खाई तो उसकी कमी शाम को महसूस होने लग जाएगी। इसका मतलब ये आदत है, आदतन व्यवहार है। अगर आप साउथ में पैदा होते तो आपको ये खाना नहीं अच्छा लगना था जो आज लग रहा है। अगर आप समुद्र पे पैदा हो जाते, तट पे, तो आपको ना साउथ वाला ना ये वाला अच्छा लगना था, आपको मछली अच्छी लगनी थी। कैसे शरीर, दिमाग आदी हो जाता है कुछ चीजों का सोचने का, और उसको हम रियलिटी मान लेते हैं, वास्तविकता मान लेते हैं, जबकि वो वास्तविकता नहीं होती। इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग हो जाना, आदतन हो जाना, मर्यादित हो जाना, संस्कारित हो जाना। अब जितने भी हमारे संस्कार हैं, हमारे रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, हम उनके आदी हो जाते हैं। हमें लगता है यही सच है। अरे भी आप पाकिस्तान में पैदा होते तो आप वहां के मर्यादाओं को मान रहे होते, तो इसका मतलब ये सच नहीं है, ये लोकल सच है, आखिरी सच नहीं है। लेकिन हम इनको आखिरी सच मानकर इनको जीते हैं।
और इनका शरीर पर, और इससे क्या है, हमारा विस्तार नहीं हो पाता। अब मान लो खाना है, आप क्या है पिछले 30 साल से दाल रोटी खा रहे हो, सब्जी खा लेते हो, थोड़ा सा फ्रूट ले लेते हो, एक ढांचा है। बार बार जैसे आपने ईंट बनाते हो ना, आप ईंट सांचा होता है, तो बार बार ईंट बनाते हो, आपको मापना नहीं पड़ता बार बार उसको, ईंट को सही आ रही है, वो ऑटोमेटिक बन रही है। ऑटोमेशन आ जाता है उसमें, ऑटोमेशन। हमारी भी सोच में, हमारी डाइट में ऑटोमेशन है। हम चुनाव नहीं करते बार बार, है ना। जैसे ईंट को जब थपते हैं तो बार बार नहीं चुनाव करते कि ईंट बड़ी आए छोटी आए, नहीं, हम बिना सोचे ईंट को बनाए जा रहे हैं। ऐसे हम बिना सोचे खाए जा रहे हैं, बिना सोचे पहने जा रहे हैं, बिना सोचे महापुरुषों को अपनाए जा रहे हैं, उनकी जय जयकार बोले जा रहे हैं। चुनाव नहीं कर रहे हम कहीं, नहीं, इसलिए नई रियलिटी नहीं पैदा हो रही, नई सोच नहीं पैदा हो रही। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप एक ही तरह का खाना खा रहे हो, उससे क्या होगा, एक ही तरह की चीज आपके अंदर जा रही है, तो जो चीजें नहीं जा रही, आपको बहुत कुछ खाना चाहिए था, बदलाव करने चाहिए थे, प्रयोग करने चाहिए थे, चुनाव करने चाहिए थे, बार बार करने चाहिए थे। आज ये खा रहा है, आज वो खा रहा है, ये खा रहा है ना, उससे कई तरह के तत्व आपके अंदर जाने थे, वैरायटी जानी थी आपके अंदर, बहुत सारे पूछ। शरीर को सिर्फ दाल रोटी नहीं चाहिए, शरीर को स्वस्थ रहने के लिए बहुत चीजें चाहिए, खासकर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, और भी बहुत कुछ है। आप तो सिर्फ रोटी खा रहे हो, रोटी में क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अंदर जाके टूट के क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो ग्लूकोज में क्या है, चीनी है, तो एनर्जी है। यानी कि आपके अंदर कोई ना कोई कमी हो गई, क्योंकि आपने एक ही चीज पे फोकस रखा, उससे दूसरी चीजें नज़रअंदाज होती चली गई। और जब वो चीज़ लंबे समय तक नज़रअंदाज होती चली जाती है तो रोग का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए तो शुगर हो रही है, बीपी हो रहा है, थायराइड हो रहा है, क्योंकि चुनाव नहीं कर रहे आप, प्रयोग नहीं कर रहे, कहीं फिक्स हो गया। आसान, एक चीज पे फिक्स होना आसान होता है, एक ही ईंट को बार बार बनाना आसान होता है। सांचा वहां तो चल जाता है, वहां तो चल जाता है, क्योंकि ईंट हमें एक ही जैसी चाहिए, तभी बिल्डिंग बनेगी। अगर हर ईंट अलग तरह की आएगी तो बिल्डिंग नहीं बन पाएगी। लेकिन जीवन में उलट है इसके, जीवन में जितने आप उलट काम करोगे, उल्टी छलांगे मारोगे। मान लो मैं कहूं कि मेरा ये महापुरुष है, आपको आपका होगा, मैं तो अपना चुनूंगा भाई, मैं तो देखूंगा, मेरी पसंद का देखूंगा क्या अच्छा लगता है। मैं क्यों मानूं जो आपका है? जो आपको अच्छा लगता है जरूरी मुझे अच्छा लगे, जो आपकी जरूरत है महापुरुष की जरूरी मेरी है, मेरी गुरु की ग्रंथ की जरूरत अलग हो सकती है। मैं अपनी शर्तों पे चुनूंगा। ऐसे ही आपने एक महापुरुष की फोटो लगा ली, वही आपके दादा की, वही परदादा की, वही आपकी। एक महापुरुष पे फोकस करने से बाकी सारी दुनिया के महापुरुषों की आपके जीवन में कमी हो जाएगी, जैसे पोषक तत्वों की आपके जीवन में कमी हो गई। Isn't it interesting? एक पर फोकस करने से सीख नहीं होगी। मैं जब कहता हूं ना महापुरुषों को छोड़ दो, मैं एक को छोड़ने के लिए कह रहा होता हूं, और छोड़ने के लिए भी नहीं कह रहा होता। मैं ये कह रहा होता हूं कि अगर आपने एक महापुरुष की जहां फोटो लगाई है, वहां दो चारों की और भी लगा लो। इसमें बताओ क्या दिक्कत है, क्या गलत है कोई इसमें? क्यों नहीं लगाते भी आप, जब और दुनिया के महापुरुष भी उतने ही महान है और उन महापुरुषों ने आपके समुदाय के लिए कोई गलत नहीं कहा, उन्होंने पूरी मानवता के लिए काम नहीं के लिए किया, तो आप एक, मैं आपको यही कहूँगा, औरों को भी पढ़िए,
एक पे मत टिकिए, एक डाइट पे मत टिकिए, बीमारी लग जाएगी, कमी पैदा हो जाएगी जीवन में, अभाव आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, अवसाद, कुंठा, घृणा। एक पर टिकना घृणा कैसे पैदा करता है? आपने देखा होगा नदी में जब पानी बह रहा होता है तो उसमें बहुत सारे पत्थर, कंकर, तिनके बह रहे होते हैं, और वो तिनके कभी उससे टकराते हैं, वो उससे टकराता है, वो फिर आगे निकल जाता है, वो पीछे रह जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बह रहे हैं सब, वो सब बह रहे हैं, बहाव में है, कोई दिक्कत। पर उनमें से एक तिनका अगर नदी के किनारे पे अटक जाए किसी तरह से, तो वो फिर दूसरे को पकड़ लेता है, फिर चौथे तिनके को अपने साथ जोड़ लेता है, फिर पांचवें, तो घास फूस का एक ढेर बन जाता है, और वो ढेर इतना बड़ा बन जाता है कि नदी के बहाव में रुकावट बन जाता है। ऐसे है एक महापुरुष पे रुकना। लोग रुकते तो हैं ही हैं, क्योंकि आप बह नहीं रहे, इसलिए घृणा है। अगर देखिए, बहती हुई चीज किसी से जुड़ नहीं सकती, देखिए ना, क्योंकि बह रही है। जुड़ेगी चीज वो जो रुकी हुई है। तिनका, दो तिनके टकरा रही हैं, वो जुड़ेंगे नहीं, क्योंकि दोनों बह रहे हैं। सो ब्यूटीफुल, इट्स ऑसम। आप जिन लोगों ने एक महापुरुष को पकड़ लिया और वो एक भी बार बार गर्व होंगे, एक ही तरह की बात करेंगे, एक ही सांचे में ढल जाएंगे, एक ही सोच को प्रदर्शित करेंगे, शो करेंगे बार बार उस शो को, सोच को, तो खास सोच को वो प्रोजेक्ट करते हैं बार बार। एक सिख को आप कोई सवाल पूछ लीजिए तो वो खास अपने धर्म के बारे में, बालों के बारे में खास बात सारे सिख बात करेंगे, क्योंकि ढांचा है, वो रुके हुए हैं। ऐसे दलित हैं, वो आरक्षण पे आप लाख एक दलित पे आरक्षण पे बात कर लो तो वो यही बात करेंगे, आपको पता है आरक्षण क्यों दिया गया? पटाख से बात करेंगे, क्यों रुके हुए हैं, बहाव नहीं है वहां पे। उन्होंने एक ऐसी चीज को पकड़ लिया, महापुरुष रुका हुआ तिनका है, क्योंकि अतीत फिक्स है, अतीत बदलता, अतीत पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अतीत को आप बदल नहीं ना सकते, कोई कंट्रोल ही नहीं है हमारा अतीत पे, वो तो जड़ है, जो हो गया फाइनल, कोई और संभावना उसमें नहीं है, जड़ है। तो जो लोग उस महापुरुष के चारों ओर इकट्ठे हैं, वो सारे जड़ हैं। इसी तरह से आरक्षण में से नफरत, मैं आरक्षण का विरोध करता हूं, उसका कारण भी यही है क्योंकि ये जड़ है, ये रुकी हुई चीज है। एक को आपने आरक्षण दे दिया तो ये मान के दे दिया कि ये आने वाली 100 साल तक ये गरीब ही रहेगा, लाचार ही रहेगा, इसके बच्चे भी लाचार रहेंगे, उसको हमेशा के लिए दे दिया, फिक्स कर दिया। काश ये अच्छा होता, आप उसको जाति से ना जोड़ते, उसको जितने की जरूरत है उसको उतना पैसा देते, उसको पढ़ाते, फिर उसको न्याय देते कि उसको बराबर अवसर मिलते कि वो अफसर भी बनता, डॉक्टर भी बनता। इस तरह का सिस्टम चाहिए था हमें। सभी जिसको जो कामयाब हो जाता उसे चीज वापस ले ली जाती, क्योंकि अगर उसको फिक्स दे दी तो वो उससे जुड़ जाएगा, तो क्योंकि वो रुकी हुई चीज है ना। फिर वो जाति के आधार पर दे दिया तो फिक्स हो गया, रुकी हुई चीज हो गई, तो जितने भी लोगों को वो मिला वो फिक्स हो गए, वो सारे फिर आपस में तालमेल करने लग गए। वो आगे गोल उनके नहीं है, गोल से तालमेल नहीं बना रहे, वो पीछे से तालमेल कर रहे हैं कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हुआ, क्योंकि वो उस चीज को बनाए रखना चाहते हैं। क्योंकि बहने में दिक्कत है, संघर्ष है, रुकने में आराम है, झुंड सा बना लेना आराम है, ये कहना कि मेरा यही महापुरुष है, मेरा यही महापुरुष है ना, ये इसमें आराम है बड़ा। पर इसमें आराम लगता है लेकिन इसमें मौत है। ज्यादातर जातियां, हमारे समुदाय मरे हुए हैं। मरे हुए कैसे हैं? क्योंकि वो मुद्दों पे वोट ही नहीं डाल पाते,
मुद्दों की बात ही नहीं करते कहीं। उनको घटिया शिक्षा परोसी जा रही है, उनको इससे मतलब ही कोई नहीं है, सेंसिटिव ही नहीं रहे हो, उनके अंदर जान ही नहीं रही, जान खींच ली गई है। अब देखिए, मैं महापुरुषों के विरुद्ध नहीं हूं, मैं आपके विकास के पक्ष में हूं। मैं डाइट के विरुद्ध नहीं हूं, मैं डाइट के विरुद्ध नहीं बोल रहा। डाइट का क्या दोष है बेचारी का? मैं आपके विरुद्ध बोल रहा हूं और आपके विकास के पक्ष में बोल रहा हूं। मैं रिजर्वेशन के विरुद्ध नहीं हूं, मैं आपके विकास के पक्ष में हूं। अब लोग, मैंने महापुरुषों पे लोगों को समझाया, लेकिन लोगों को कोई समझ नहीं आई। उल्टा वो मुझे इल्जाम लगाने लगे कि ये तो पागल है, महापुरुषों के बारे में सारा दिन पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, पीछे पड़ा हुआ महापुरुषों के। मैं छुड़वाने के लिए बात कर रहा हूं महापुरुषों को, छोड़ दो इनको। वो उल्टा मेरे को कह रहे हैं कि आपने पकड़ा हुआ है, मैं उनको कह रहा हूं कि आपने पकड़ा हुआ है। आप पकड़ के एक जगह उसी की फोटो लगा रहे हो, उसी पे गर्व कर रहे हो, बार बार हजारों सालों से कर रहे हो। तो मैं उनको कह रहा हूं इसे छोड़ो, करके देख लिया ना, इसको कुछ और करके देख लो। वो मेरे को उल्टा कह रहे हैं कि जोगा सिंह पीछे पड़ा हुआ है महापुरुषों का। कितना समझ आना, कुछ चीज सिंपल सी चीज समझ आना कितना मुश्किल है। बेशक ये बहुत आसान चीज है। जब आप एक से टूटोगे तो आप कईयों से जुड़ जाओगे। जैसे कई तरह का खाना जब आप खाते हो, वैरायटी, तो आपके अंदर कई तरह के पोषक तत्व जाते हैं। ऐसे जब आप उसके ऊपर मंथन कर रहे हो, उसके ऊपर मंथन कर रहे हो, महापुरुष के ऊपर, उसके ऊपर कर रहे हो, तो आपके अंदर बहुत सारी जानकारी नहीं जाएगी, नए एहसास होंगे, नए अनुभव होंगे। कितना नया, आप ये पूछोगे भी, आप ये कहोगे कि कितने नए लोगों को पढ़ते जाइए, नयों पे मंथन करते जाइए। हर बार चीज नई होनी चाहिए, पुरानी छूट जानी चाहिए, है ना। पुराने फल टूटेंगे तभी तो नए फल आएंगे ना। तो नए आप प्रयोग करते रहना, आपने नित रोज नई नई चीज आपके जीवन में आनी चाहिए, रुकना नहीं है कहीं। अगर आप रुक गए तो जीवन में कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको आज की वीडियो का निचोड़ देने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से इसको सुने, फोकस करें और इसका सही मतलब निकालें। जो बात मैं जो कहने जा रहा हूं नए भारत के लिए, नई सोच पैदा करने के लिए, वो ये है कि जब आप खाना खाते हो, डाइट गलत लेते रहते हो, गलत तो नहीं कह सकते क्योंकि आपके हिसाब से वो डाइट सही है, जैसे आपके हिसाब से महापुरुष सही है, धर्म सही है, जाति सही है, डाइट सही है, नतीजे गलत आ रहे हैं, है ना। हर आदमी बीमार है, हर आदमी रिश्वत देता और लेता है, लगभग हर आदमी। मैं नहीं कह रहा, ये सर्वे कहते हैं। यानी कि आप अपने हिसाब से डाइट सही ले रहे हो, रिजल्ट गलत आ रहे हैं। तो हमें फिर यही कहना पड़ेगा ना कि आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो डाइट की वजह से आ रहे हैं, डाइट गलत है। अब अगर आपको डाइट की सिर्फ इतनी सी नॉलेज है कि 2 रोटी खाना और दाल खाना सबसे बढ़िया खाना है, सिंपल खाना सबसे बढ़िया खाना है, तो आपको मेरी बात कभी समझ नहीं आएगी। क्योंकि डाइट के लिए मैंने आपको बताया बहुत सारी चीजें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, बहुत सारी चीजें चाहिए, प्रोटीन चाहिए। तो अगर आपको बीमारियां लग रही हैं तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि वो आपकी डाइट की वजह से है। क्यों? क्योंकि आप डाइट में कोई फेरबदल नहीं कर रहे। देखिए, अगर आप एक दिन खाना ना खाओ, रोटी ना खाओ, खास करके चपाती, तो शाम आते आते आप चाहे फल फ्रूट भी खा रहे हैं, जूस पी रहे हैं, शाम को आते आते आपको लगेगा यार भूख तो मिट ही नहीं रही, मजा ही नहीं आ रहा, आपका शरीर रोटी मांगने लगेगा, चपाती मांगने लगेगा।
अब जब जिसकी भूख लगती है फिर मिले, फिर मजे कुछ और है। यानी कि जब आप कोई चीज़ नहीं ले रहे होते तो शरीर, जब आप बंद कर देते हैं लेना, तो शरीर अपने अंदर एडजस्टमेंट्स करने लग जाता है, उसके हिसाब से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, उसके हिसाब से केमिकल बनाता है, हार्मोन्स बनाता है, और शरीर के अंदर हलचल, क्रियाशीलता बढ़ जाती है, और जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सोचो, अगर आप ऐसे महापुरुषों को छोड़ो, आप हजारों सालों से किसी देवता को पूज रहे हैं, महापुरुष को पूज रहे हैं, किसी धर्म को मान रहे हैं, कोई परिणाम नहीं है, किए जा रहे हैं, नींद में किए जा रहे हैं, आप उसको ब्रेक लगाओ। आपके शरीर के, दिमाग के अंदर खालीपन पैदा हो जाएगा, वैक्यूम, और शरीर इसको पूरा करने के लिए, मन उसको भरने के लिए दौड़ पड़ेगा। उसमें उसकी कसरत होगी, शरीर की, मन की, नए नए केमिकल्स पैदा होंगे, हार्मोन्स पैदा होंगे, आपका जो मेटाबॉलिज्म है स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, डॉक्टर कहते हैं कि आप ब्लड 2 महीने में एक बार, 3 महीने में सॉरी एक बार, तो ब्लड निकलने से क्या होता है, ब्लड कम हो जाता है। उस ब्लड को पूरा करने के लिए शरीर ताकत लगाता है, कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आती हैं। एक्चुअल में एक ही किसी महापुरुष, गुरु, ग्रंथ को मानने से क्या दिक्कत है? कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि आपको चॉइस नहीं करनी है ना, आपको चुनना नहीं है, चुनना नहीं है तो जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है तो कोई ग्रोथ नहीं आएगी, कोई विकास नहीं होगा। महापुरुष को पकड़ने में कोई विकास नहीं है, छोड़ने में ही विकास है। जैसे आपने शरीर को खाना नहीं दिया, विकास हो गया अंदर से, है ना, शरीर ने अपनी ताकत लगाई उस चीज को पूरा करने के लिए। आप छोड़िए तो सही इसको, उसी टाइम आपको कई नए दिखने लग जाएंगे, ये भी है, ये भी, फिर आप, ये भी महापुरुष है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर आप उसमें से किसी को चुनोगे, यार इसको पढ़ते हैं। जो ही आप चुनोगे, आपके अंदर विवेक पैदा हो जाएगा, जो हजारों सालों से नई चीज हुई वो आप हो जाएगी। तो जब मैं कहता हूं कि आपकी डाइट की वजह से आपको रोग लग रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि मैं डाइट को कसूरवार ठहरा रहा हूं, जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। एक्चुअल में मैं आपको जिम्मेदार ठहरा रहा हूं। डाइट में क्या, डाइट तो डाइट है, वो कोई इंसान थोड़ी है, वो कोई फैसला, चॉइस थोड़ी कर सकती है, वो तो पदार्थ है, चुनना तो आपने है ना। तो जब हमें कहना तो यही पड़ता है ना कि डाइट आपकी गलत है, क्या करें आप कहोगे हमारी डाइट को इल्जाम लगा रहे हो, हमारी डाइट को बदनाम कर रहे हो, हमारे महापुरुष को बदनाम कर रहे हो। महापुरुष में क्या कमी है, क्या गलत कहा उन्होंने? गलती तो लोगों की है जो नहीं मानते। यानी कि अगर आपके सारे परिणाम गलत आ रहे हैं, भ्रष्टाचार, शोषण, कुपोषण, ठगी, चोरी, तो फिर आप जो जो कर रहे हो उस डाइट की तरह उस कहना पड़ेगा ना वो गलत है। महापुरुष को आप मानते हो, जय जयकार करते हो, ग्रंथ को मानते हो, धर्म को मानते हो, आदर्शों को मानते हो, परंपराओं को मानते हो, नियमों को मानते हो, तो हमें कहना पड़ेगा ये गलत है। अब आपको लगेगा कि ये महापुरुष को गलत कह रहे हैं, पर वास्तव में मैं आपको गलत कह रहा हूं। जैसे डाइट गलत होगी, ऐसे महापुरुष गलत हो गए, क्योंकि परिणाम आप वो कर रहे हो। ऐसे ही आरक्षण के मामले में है। जब मैं आरक्षण को बार बार गलत कहता हूं, तो मैं आरक्षण को गलत नहीं कह रहा होता, मैं लोगों को गलत कह रहा होता हूं, सरकार को भी, और जो इसको अब मानने वाले हैं, जो इसको आनंद ले रहे हैं, जो इसको भोग रहे हैं, मैं उनको गलत कह रहा होता हूं। पर ऐसे लग रहा है होता कि मैं आरक्षण का विरोध कर रहा हूं, जैसे ऐसे लग रहा है मैं डाइट का विरोध कर रहा हूं। डाइट का क्या विरोध करना, वो तो जैसी खाओगे वैसी डाइट हो जाएगी आपकी, बदलोगे तो बदल जाएगी। ऐसे आरक्षण भी है। आरक्षण को हम अगर बढ़िया तरीका कर दें कोई, है ना,
देखो, आपको आरक्षण तो नहीं ना चाहिए, आपको विकास चाहिए, समृद्धि चाहिए, भाईचारा चाहिए, प्रेम चाहिए, न्याय चाहिए। अगर वो हम किसी और तरीके से ले आते हैं, अभी तक तो आया नहीं, आरक्षण से कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। अगर हम वो चीज ले आते हैं तो क्या दिक्कत है फिर? आएगा कब? जब आप शक करोगे। अगर आप उसी को सही ठहराओगे, आरक्षण सही है जी, आपको पता क्यों दिया गया जी, आपको पता जी किसने किन हालातों में दिया गया जी, आपको पता आरक्षण का मतलब ही नहीं पता। ऐसे लोग कहेंगे आपको महापुरुषों का पता ही नहीं है, आप उनके बारे में जानते ही कुछ नहीं। ये ऐसे ही जैसे आप कहोगे आपको डाइट के बारे में कुछ नहीं पता जोगा सिंह। आप इस एक चीज को ठीक कर दो जो मैं आपको बता रहा हूं, आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। सबकी जड़ ये है। आप इसको ठीक नहीं करोगे, इसको नहीं मानोगे, इसको नहीं समझोगे, तो आप जितना मर्जी लड़ाई लड़ देना भ्रष्टाचार के विरुद्ध, बलात्कार के विरुद्ध, कोई फायदा नहीं। बलात्कारियों को हम कितनी उम्र, सारी उम्र की सजाए मौत भी दे दे के थक चुकी हैं, बलात्कार फिर भी क्या कम हुए? कितने भ्रष्टाचारियों को हमने जेल में डाला, क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? संविधान भी बनाया हमने, कोर्टें बनाई, थाने बनाए, क्या हुआ है? लगे रहो आप 1000 साल तक, नहीं होगा कुछ भी। इस एक चीज को ठीक कर दो आप, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी अपने हाथ, क्योंकि वो लक्षण है सारे। बीमारी ये वाली है जिसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। अगर आप इस पॉइंट से सहमत हैं, इस फिलॉसफी से, ये एक स्ट्रेटजी है, फिलॉसफी नहीं, स्ट्रेटजी है, एक जीवन जीने की कला है कि जीवन को कैसे जिया जाए। अगर आप इससे सहमत हैं तो आप इस वीडियो को बहुत शेयर करें और हमारे इस कोर्स के साथ जुड़े, इस कोर्स को कंप्लीट करें, फिर हम आपको कुछ जिम्मेदारियां देंगे। तो आप समझ रहे होंगे कि हर आदमी अच्छा करता प्रतीत हो रहा है हमारे देश में, लेकिन हमारे साथ, हर आदमी के साथ हर जगह बुरा हो रहा है। उसका मुख्य कारण यही है। हर आदमी देखिए सेहत के बारे में अपना बड़ा ध्यान रखता है, हर आदमी की ये कोशिश रहती है कि वो बीमार ना हो, लेकिन हर आदमी बीमार हो रहा है, बच नहीं पा रहा। कितने डॉक्टर हो गए हैं, अनंत हॉस्पिटल हो गए हैं, टेस्ट हो गए हैं, दवाइयाँ हो गई हैं, लेकिन आदमी पहले से सैकड़ों गुना ज़्यादा बीमार है। अगर हर आदमी व्यवस्थित हो जाए, उसका जो माइंड सेट है, सोच है, करेक्ट हो जाए, अगर वो हालातों के अनुसार बार बार हालातों के अनुसार रीअलाइन करे अपने आप, रीएडजस्ट करे, प्लस माइनस करे अपने आप में, हालातों के अनुसार जिए, तो जीवन में बहुत बड़ी क्रांति घट सकती है। आदमी व्यवस्थित हो जाएगा। और आदमी व्यवस्थित भी अपने आप को आगे के हिसाब से करे, पीछे के हिसाब से ना करे कि हमारे साथ ये हुआ था, उसने ये किया था, हमारे गुरु ने ये किया था, ये लड़ाई हुई थी। जो हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता। आपके पिता ने मेरे पिता के साथ जातिवाद किया, शोषण किया, वो दोनों नहीं अब इस जिंदगी में। बताओ उनको हम सजा कैसे दें? सजा तो उन्हीं को देनी चाहिए ना जिन्होंने किया गलत काम। उनकी सजा आपको और मेरे को तो नहीं दी जा सकती। और सजा देके क्या मिलेगा आपको? सजा देने की बजाय हमें ये करना चाहिए कि जो अब आगे हो सकता है बढ़िया, वो किया जाए। हम अतीत को देखिए, हम सारा भारत अतीत पे लड़ रहा है, जैसे महापुरुष पे लड़ रहा है, ऐसे अतीत पे लड़ रहा है, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है। वहां गलत हुआ जी, उसने गलत किया जी। हिंदू मुस्लिम क्यों लड़ रहा है? अतीत। दलित और हिंदू क्यों लड़ रहा है? अतीत। सिख और हिंदू क्यों लड़ रहा है? अतीत। वर्तमान पे तो नहीं लड़ रहे आपको लगता? आपको ये तो नहीं लगता कि हिंदू और मुसलमान जनसंख्या पे लड़ रहे हैं कि कम कैसे हो, ऐसे हो, है ना? वो कह नहीं जनसंख्या हम तो ऐसे ठीक कम करेंगे, वो कह नहीं हम ऐसे ये तो मुद्दे नहीं है।
हिंदू मुसलमान कोई भ्रष्टाचार पे लड़ रहा है कि वो कहेगी भ्रष्टाचार पे हमारे ये व्यूज़ हैं, वो दूसरे कह लीजिए हमारे तो भ्रष्टाचार पे ये व्यू। भ्रष्टाचार पे तो सोचता ही नहीं आदमी, कोई जनसंख्या पे कुछ सोचता ही नहीं, वर्तमान पे तो कोई लड़ ही नहीं रहा। सारी लड़ाई सोशल मीडिया पे दिन रात चल रही है। यहाँ तक हमारे इलेक्शनों के मुद्दे भी जो होते हैं अतीत पर होते हैं। तो हमें वर्तमान में आना है, समय के अनुसार हमें हल ढूंढने हैं। पुराने अतीत को अब करेक्ट नहीं किया जा सकता, उसके लिए हल नहीं है हमारे पास कोई भी। आज कोई समस्या, कोई कितनी भी बड़ी समस्या है, जनसंख्या बहुत बड़ी समस्या है, पर ये चुटकी में हम ठीक कर सकते हैं। भ्रष्टाचार बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वर्तमान की समस्या है, इस पे काम हो सकता है। अतीत को बताओ कैसे करेक्ट करोगे? आपके दादा ने मेरे दादा के साथ भेदभाव किया, बताओ उसको कैसे ठीक करोगे? वो तो है ही नहीं है। हम उसको ठीक करने में लगे हैं। जैसे आपको मैंने महापुरुष की बात समझाई ना, कि एक पर टिके हुए हैं, अतीत है, ऐसे ही हम हर जगह अतीत को ठीक कर रहे हैं। इसलिए हमारी जो वर्तमान की कोई समस्या हल ही नहीं हो रही, क्योंकि कोई भी आदमी वर्तमान में है ही नहीं है। इसलिए बीमार भी क्यों, देखो बीमार हो रहा है आदमी, इसको समझिए आप। हर तरह की दवाई है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, फिर भी बीमार हो रहा है, क्योंकि वर्तमान में है ही नहीं, उसका ध्यान ही नहीं है शरीर पे, वो डाइट को समझ ही नहीं पा रहा। जबकि डाइट इज, हमारा फूड इज मेडिसिन। अगर ये बात समझ आ जाए, अगर आदमी व्यवस्थित हो जाए, सही डाइट लेने लग जाए, तो किसी डॉक्टर की जरूरत ही नहीं है। कितने हॉस्पिटल खाली हो जाएंगे, सोचिए। कितनी भीड़ है हॉस्पिटलों में, कितना पैसा टेस्टों में जा रहा है, कितना दवाइयाँ खा रहे हैं। हर आदमी 40 साल के बाद 3-4 गोलियाँ खा रहा है, इंजेक्शन लगवा रहा है, बीमार हो रहा है ना, मायूस हो रहा है। तो क्या ये आसान है जो हम कर रहे हैं? बहुत जटिल है ना, हम जटिल काम कर रहे हैं। जो करना बहुत ही आसान है, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है इसलिए समझ नहीं आता, सरल चीजें समझ नहीं आती। इंडिया का आदमी तो बड़ी मुश्किल चीजें करना समझता है ना, तो बड़ा मुश्किल काम करता है, वो चमत्कार चाहता है। सिंपल चीजें समझ ही नहीं आती, ना इसका विश्वास है। आप उसको आत्मा परमात्मा पे बात करो तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। मुझे 15 साल हो गए, मैं बड़े ही साधारण तरीके से ये बता रहा हूं कि आप क्या गलती कर रहे हो। पर आप ये देखिए कि मैं अगर 2 आदमी भी कहीं से बुलाऊं, मैं इकट्ठे नहीं कर सकता 2 आदमियों को, मेरे साथ इतने लोग नहीं हैं अभी। एक गली का कोई छोटा बाबा आ जाए तो वहां सैकड़ों औरतें इकट्ठी हो जाती हैं। एक आदमी अतीत में प्रवचन दे रहा है, उस गुरु ने ये किया, उस देवता ने ये किया, है ना, वो युद्ध हुआ, ये हुआ, लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, टिकट दे के उसको सुनेंगे। हम अतीतोन्मुखी हैं, हमारा वर्तमान उपेक्षित हो रहा है। अगर हर आदमी व्यवस्थित हो जाए तो बीमारी खत्म हो जाएगी, वो डाइट ही तो ठीक लेनी है। ऐसे ही आपके दिमाग में क्या जा रहा है, महापुरुष, गुरु, ग्रंथ, इन सभी चीजों को आप ब्रेक दे दो। ब्रेक देके आप चुनाव करो। देखिए, किसी के कहने से कुछ मत अपनाओ। कोई ये कहे कि मेरी संस्कृति है, महान है, मैं भी हिंदू हूं, तू भी हिंदू है, नहीं मानना आप कहिए मेरे अपने आदर्श हैं, मैं जीवन अपनी शर्तों पे जीता हूं। मैं किसी संस्कृति की शर्तों पे, किसी धर्म की शर्तों पे, किसी महापुरुष की शर्तों पे, किसी ग्रंथ की शर्तों पे, किसी देश की शर्तों पे जीवन नहीं जीने वाला। महापुरुष, आप देखिए, आप और मैं सब महापुरुष हैं, क्योंकि हमारे सामने करने के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं हैं।
जो महापुरुष जिसको आप समझ रहे हो, जिसके आप गुणगान कर रहे हो, वो महापुरुष नहीं है, वो तो है ही नहीं है। करना आपने है, आपके थ्रू, आपके जरिए ही नया सच पैदा होने वाला है। और उसके लिए आप जितना पीछे से फ्री रहेंगे उतना बढ़िया सच पैदा होगा, उतना बढ़िया रियलिटी पैदा होगी। आप इसको एक और तरीके से भी समझिए। सड़क पर देखिए इतना ट्रैफिक जा रहा है, कैसे लाखों गाड़ियां चल रही हैं सड़क के ऊपर, सुई रखने की भी जगह नहीं है, फिर भी गाड़ियां तेज दौड़ती हुई जा रही हैं, क्योंकि लोग एडजस्ट कर रहे हैं, रीएडजस्ट कर रहे हैं, रीअलाइन कर रहे हैं, भौतिक परिस्थितियों के अनुसार लगातार बदल रहे हैं। कभी क्लच दबा रहे हैं, कभी ब्रेक दबा रहे हैं, कभी हॉर्न बजा रहे हैं, कभी स्पीड कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, कभी रेस दबा रहे हैं, कभी कम कर रहे हैं। कितनी एक्टिविटीज़ हैं, और ज़िंदगी में तो इससे हजारों गुना ज़्यादा एक्टिविटी होती हैं। यानी कि आपको लगातार हालातों से तालमेल बनाना है, समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार। कोई महापुरुष का काम आएगा वहां पे, कोई गुरु काम आएगा, कोई ग्रंथ काम आएगा? नहीं आएगा ना। जीवन में भी नहीं आएगा। जीवन में भी आपका विवेक ही काम करेगा। आप ही सब कुछ हैं, आप ही मालिक हैं अपने जीवन के, आप ड्राइवर हैं अपने जीवन के। अब देखो लाखों गाड़ियां जा रही हैं, वो कहां से आई इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। हर आदमी जो गाड़ी चला रहा है उसके दिमाग में ये है कि कहां जाना है। वो बार बार ये नहीं सोचता भी कहां से आया हूं मैं, कितने मील के पत्थर निकल गए, कितने शहर निकल गए। ये बार बार ये क्या सोचना है, ये तो जो निकल गया उसकी क्या वैल्यू है बताइए। वैल्यू किस चीज की कि आप कहां जा रहे हो, उसके हिसाब से आप सारी एडजस्टमेंट्स कर रहे हो, सारे तालमेल बना रहे हो। लेकिन जीवन में आप उधर तालमेल किससे बना रहे हो? जो हो गया, जो बीत गया, जो अतीत में है। मेरा वो गुरु, वो मेरी संस्कृति, वो युद्ध है ना, उसने ये किया, उसने हमारे साथ ये किया, उससे तालमेल बन रहा है। अब हिंदू मुस्लिम आप आपस में तालमेल कैसे बना रहे हैं? कोई जनसंख्या पे तालमेल नहीं बना रहे हो हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार पे तालमेल नहीं बना रहे, कोई आईएएस बनने के ऊपर कोई विचार नहीं कर रहे, नहीं, वो अतीत के ऊपर लड़ रहे हैं, उसके साथ एडजस्टमेंट कर रहे हैं, रीअलाइनमेंट कर रहे हैं। वो क्या है? जाम लगा हुआ, गाड़ी ब्लॉक है, सोच ब्लॉक हो चुकी है। अब सड़क पे इतना ट्रैफिक जा रहा है, क्या कोई पीछे से, पहली बात तो हमने ये समझी कि जहां से गाड़ियां आई हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आने जो मील के पत्थर निकल गए उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जो आने वाले मील के पत्थर उनको हम गिनते हैं। अब इतने मील के पत्थर रह गए, अब इतने किलोमीटर दिल्ली रह गया, है ना, अब ये बिल्डिंग आ गई, है ना, हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। अब आगे ये पेट्रोल पंप आएगा, पिछले वाले को तो नहीं आप अट्रैक्ट करते बार बार, वो निकल गया, वो भी निकल गया, क्या बार बार सोचते हो वो भी निकल गया, वो शहर निकल गया? नहीं सोचते आप। लेकिन जीवन के बारे में आप बहुत सोचते हो। दिन रात टीवी में प्रवचन यही चल रहे हैं कि क्या हो गया, वही कहानियां बार बार सुना रहे हैं। सारी हमारी शिक्षा में अतीत परोसा जा रहा है, इसलिए रोजगार नहीं पैदा हो रहे, कोई स्किल नहीं पैदा हो रही। देखिए मकसद ही नहीं है, वो भटके हुए हम शिक्षा में। बच्चे बीए, बीएड, एमफिल, पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन 10-20 हज़ार रुपये भी कमाने के काबिल नहीं हो पाते। पीएचडी लिए घूम रहे हैं हाथ में, 10,000 की नौकरी नहीं कर पा रहा बंदा, कोई काबिलियत ही नहीं पैदा की उसने। पता नहीं क्या पढ़ाते रहते हैं हम लोग, कचरा। ऐसे धर्म में हो रहा है कचरा, ऐसे डाइट में हो रहा है कचरा, जा रहा है अंदर, जो आप जा रहे हैं कचरा जा रहा है। क्यों? क्योंकि बीमारियां लग रही हैं आपको सारी, कोई स्वस्थ नहीं है। तो जो गाड़ी, जो ट्रैफिक चल रहा है सड़क पे, एक चीज तो ये,
आपको समझ लेनी चाहिए कि जो हो गया उसको भूलने में ही फायदा है, क्योंकि अगर उसको याद रखोगे तो आगे फोकस नहीं कर पाओगे। अगर आप ड्राइविंग करते हुए बार बार ये देखोगे कि मैंने घर में सुबह नहा के निकला था, फिर मैंने वो किया, फिर मैं गाड़ी चलाई, फिर मैं बाहर आया, फिर मैंने ये किया, आपको आगे दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि देखता दिमाग है, आंखें नहीं देखती। अंडरस्टूड? मेरी बात समझ रहे होंगे? क्या क्या नुकसान है इसका? गाड़ी के या तो पिछले शीशे से देखोगे या अगले से, दोनों से नहीं देख सकते आप। पीछे वाले शीशे से देखोगे आगे दिखना बंद हो जाएगा, आगे वाले से देखोगे तो पीछे नहीं देख पाओ। अब आपने तय करना है कि आपको कैसी जिंदगी चाहिए, और क्या मैंने आपको सलूशन दिया आज? अगर आपको लगता है कि मैंने आपको सलूशन दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकें पहुंचाएं। यही हल है हमारे देश का, और कोई हल है ही नहीं है। कोई और हल होता तो 1000 साल में 2000 में कोई हल हो जाता, कोई हल ही नहीं निकल रहा। हर आदमी कहता है मैं बड़ा सही कर रहा हूं, मैं तो सही कर रहा हूं। तो सवाल उठता है, अगर आप सब सही कर रहे हो तो आप सबके साथ हर जगह बुरा क्यों हो रहा हो? इस वजह से हो रहा है कि आप गाड़ी पिछले शीशे से देख के चला रहे हो। प्रेरणा उन लोगों से ले रहे हो जो है ही नहीं है। अब गाड़ी, हजारों गाड़ियां जा रही हैं, इन गाड़ियों का मालिक कौन है? कौन चलाएगा इनको? जो उनके अंदर बैठा है। और हर ड्राइवर के हालात अलग हैं। हर ड्राइवर के लिए हर क्षण अलग हालात पैदा हो रहे हैं। एक के हालात दूसरे के नहीं हो सकते। हर ड्राइवर को अपने हालातों के अनुसार कस्टमाइज करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे, कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आगे ध्यान, विजन, गोल पे भी ध्यान रखना है। कभी कभी पीछे भी देख सकते हो। इस तरह का जो एक्टिविटी बंदा कर रहा है ड्राइवर, क्या उसको कोई महापुरुष गाइड कर सकता है पीछे से कि बेटा गाड़ी धीरे चलाओ, बेटा गाड़ी इधर मोड़ दो थोड़ी सी, बेटा आपके सामने गाड़ी है थोड़ी सी इधर करके निकाल लो? कितना बोरिंग होगा अगर आपको पीछे से फैसले किसी के लेकर गाड़ी चलानी पड़ जाए। कैसी लाइफ होगी अगर हर एक्टिविटी पीछे से पूछ कर करनी पड़े कि गाड़ी पे ब्रेक मार दूं जी, थोड़ी जी सर, थोड़ी जी रेस दे दूं। ओहो, जिंदगी में ये हो रहा है। क्यों बीमार हो रहे हैं लोग? क्यों समझ नहीं आ रही? बिल्कुल भी साधारण सी चीजें भी समझ क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आंख पीछे देख रहे हैं। मोह, हमारा मोह पीछे में, आगे में नहीं है। जबकि आगे चीजें ज्यादा सुंदर हैं, बहुत अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। पीछे क्या है? सीमित है। पीछे जो हुए चीजें सीमित है, आगे जो हो सकती है असीमित है। पर यह कि हम जीने से डरते हैं। हम झुंड से अलग नहीं होते, समुदाय से अलग नहीं होते। उसके लिए हम महापुरुष को प्रयोग करते हैं टूल के रूप में, भीड़ को इकट्ठा करने के, रखने के लिए, क्योंकि हमें लड़ना है हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से। तो ये कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए हम इकट्ठा रहते हैं, झुंड में रहते हैं। और झुंड में कभी भी कोई बदलाव नहीं आता। बदलाव अकेले आदमी में आता है। अकेला आदमी खड़ा होगा वो बदलेगा। अकेला को खड़ा नहीं है इंडिया में। मैं कुछ चीजें 15 साल से समझा रहा हूं, नहीं आ रही लोगों को समझ, क्योंकि वो अकेले नहीं है, कहीं सुनने, मेरी बात सुनने की तैयार ही नहीं, उनको मेरी बात समझ ही नहीं आती, क्योंकि वो झुंड में है, ग्रुप में है। तो हर आदमी की एक्टिविटी अद्भुत है, और जो घटना एक बार घटेगी कहीं भी, सड़क पे भी, वो दोबारा नहीं घटेगी।
लगेगा उस जैसी है, पर वो घटना न्यू होती है, एकदम नई होती है। जब इतनी वैरायटी है जीवन में, सड़क पर इतने हालात हैं, इतनी मैनेजमेंट है, इतना रिस्क हैं, इतनी स्पीड है, तो पीछे से कोई कैसे कंट्रोल कर सकता है ड्राइवर को? उसके लिए तो ड्राइवर का आजाद होना बहुत जरूरी है। अपनी शर्तों पे वो गाड़ी चलाए। अब धार्मिक, सारा देश धार्मिक है, तो वहां क्या है, हर आदमी पीछे से पूछ पूछ के चला रहा है गाड़ी, पूछ पूछ के चला रहा है, ये कर दूं, ये कर दूं, कैसी ड्रेस डालूं, कैसा खाना खाऊं, मंदिर में कैसे जाना है, पूजा कैसे करनी है, पाठ कैसे, सारी चीजें पीछे से कंट्रोल हो रही हैं। सारी शिक्षा में भी यही है, धर्म परोसा जा रहा है। अब मान लीजिए सड़क पे सारे लोग तीसरे गियर में गाड़ी चलानी शुरू कर दें। देखिए, इसमें लगता तो मुश्किल है ना कि कभी ये गियर बदलो, कभी वो गियर बदलो, कभी रेस दबाओ, कभी हॉर्न बजाओ, कभी स्पीड कम, कभी ज्यादा। अगर सारे ड्राइवर ये फैसला कर लें कि यार ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है, हालात बड़े तेजी से बदलते हैं, इसमें तो बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। चलो हम मिलकर ना एक फैसला करते हैं कि सारे हम तीसरे गियर में गाड़ी चलाएं, ना तो रेस देनी पड़ेगी, ना क्लच दबाना पड़ेगा, ना ज्यादा हॉर्न बजाना पड़ेगा, ना किसी के आगे निकले, ना कोई पीछे निकले। कैसी होगी ऐसा जीवन? बहुत नीरस मौत, कोई कहीं पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि सभी स्पीड एक ही जैसी, को आगे नहीं निकल पा रहा, को पीछे नहीं हो रहा है ना। बड़ी बोरिंग है, थका देने वाली एक्टिविटी है। ये एक महापुरुष, एक गुरु, एक ग्रंथ, ये क्या है, एक ही गियर में गाड़ी चलाना है। यानी कि वही आपके दादा का गुरु, वही परदादा का, वही आपका, वही बेटे का, आने वाली पीढ़ियों तक वही चलेगा। कोई चॉइस ही नहीं है, चुनाव ही नहीं है। सड़क पे आपको बार बार चुनाव करना पड़ता है, फैसले लेने पड़ते हैं, पर गुरु महापुरुष के बारे में कोई फैसला ही नहीं है। वही सबका एक ही है, एक रास्ता है ना। बड़ी थकान पैदा होती है इसमें, क्योंकि जीवन आसान तो लगता है इसमें, जैसे गाड़ी सारी तीसरे गियर में चलने लग जाए, आसान तो हो गया, पर ये मौत है। ऐसे ही लोगों को जब मैं ये नहीं समझा पाया कि रिजर्वेशन जिस ढंग से दी गई है ये नाश हुआ है, वो ऐसे ही हुआ है कि एक गियर में गाड़ी डाल दी गई। देखिए, मैं गरीबों के कोई अगेंस्ट नहीं हूं, मैं उनके विकास की बात कर रहा हूं कि उनका विकास कैसे हो। विकास तब होगा जब सभी इस तरह की व्यवस्थाओं के अलग अलग गियर में चलें। आपने सभी को जाति के आधार पर, जाति का जो गाड़ी का गियर है उसके आधार पर रिजर्वेशन दे दी, वो सारे एक ही स्पीड में चलने लग गए और आपस में तालमेल करने लग गए। मेरा महापुरुष गुरु, मेरा महान, मेरा महान, मेरा महान, झुंड बना लिया उन्होंने। तो वो क्या है, वो उससे आगे नहीं निकल पाएंगे, सारे एक ही स्पीड में हैं, सारे एक ही स्पीड में। अब सारे समुदाय आप देखोगे, जो कुरीतियां हिंदू धर्म में, वो सिख में भी हैं, वो मुसलमान में भी हैं, वो दलितों में भी हैं, वो जैन में भी हैं, सारे रिश्वत देते और लेते हैं लगभग। आप ये कह नहीं सकते कि बौद्ध जो हैं बड़े ईमानदार होते हैं, ऐसा कुछ सर्वे हुआ नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि दलित बड़े सच्चे हैं, ऐसा कुछ सर्वे नहीं आया आज तक, कोई मेडल मिला नहीं किसी कौम को। सिख भी उतने भ्रष्ट हैं, बलात्कारी भी हैं, करप्ट पूरे इंडिया में ज़्यादा है, पंजाब में करप्शन। तो ये क्या है, एक गियर में जब गाड़ी चलेगी कोई आगे निकल नहीं पाएगा। आगे निकलना चाहिए कुछ लोगों को, कुछ पीछे भी रहने चाहिए। रिजर्वेशन भी क्या है, एक गियर है। देखिए, रिजर्वेशन से सिर्फ
दलित ही मान लो उदाहरण लेते हैं, तो इनके सिर्फ 1 या 2% लोगों को नौकरी मिली होगी। 90, 95, 97% तो लोग अभी भी मजदूर ही हैं, और उनको शिक्षा देनी बंद कर दी। शिक्षा है ही नहीं, अब नौकरियां भी अब नहीं रही। यानी कि सारा देश सरकारी नौकरी के पीछे पड़ा था, सरकारी नौकरी खत्म हो गई। कैसे देखिए नाश होता है। जिनको नौकरियां मिल गई उनकी गाड़ी अभी भी उसी गियर में है, कहते अभी भी रक्षण चाहिए, रक्षण चाहिए, रक्षण चाहिए, रक्षण चाहिए। वो गाड़ी गियर बदल ही नहीं रहे। हिंदू, सिख, मुस्लिम वगैरह वगैरह सारे, बौद्ध, जैन, सभी एक गियर में गाड़ी चला रहे हैं, कोई किसी से आगे नहीं निकल रहा। और जब ऐसा होता है तो नफरत होती है। जब आप एक ही डाइट खाओगे बार बार, वही डाइट, तो आपको शुगर होगी, कैंसर होगा। अब जिसको कैंसर होगा, शुगर हो जाए, बीपी हो जाए, वो दवाइयां ऐसे खाएगा रोज, 5-7 सुबह, 5-7 शाम को, बीमार, फीलिंग बैड उससे, है ना, आपसे बात भी नहीं करेगा ढंग से, है ना, उससे कोई ना उससे बात करेगा, क्योंकि वो अच्छी फीलिंग दे ही नहीं सकता जब बीमार है। उमंग नहीं रहेगी, खाने को मन नहीं करेगा, तो वो घृणित हो जाता है ना, घृणा देगा वो आपको, बैड फीलिंग, घृणा। ये सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक ही गियर में चल रहे हैं। इनके ये क्या घृणा पैदा कर रहे हैं, क्योंकि ये रुके हुए हैं। रुके इसलिए हुए हैं क्योंकि इन्होंने रुकी हुई चीजों को पकड़ रखा है। करना क्या है, हल क्या है? इन फिक्स चीजों को, गुरु, ग्रंथ, देवता, आरक्षण वगैरह जो फिक्स है, इनको छोड़ के आगे की चीजों के ऊपर फोकस करना जो हो सकती हैं। हम आगे आने वाले जो जीवन में मुद्दे हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, भ्रष्टाचार, शोषण, अत्याचार, ठगी, बलात्कार, सांप्रदायिकता, इनके ऊपर एकजुट हूं, इसके ऊपर हम ग्रुप बनाएं, इसके ऊपर आंदोलन खड़ा करें। इससे हमारा जीवन बदलेगा तो निराशा कम होगी, हम और आगे देखेंगे, और आगे ज़्यादा काम करेंगे, और प्लानिंग करेंगे, और उमंग आएगी, सांप्रदायिकता कम होगी, नफरत कम होगी, है ना, प्यार बढ़ेगा, विकास होगा, लोग 20-20 घंटे काम करेंगे। फिर अभी तो लोग नफरत करने में बिजी हैं, झूठे से एजेंडे फेसबुक पे दिन रात लेके चल रहे हैं। पास 5 पैसे नहीं है, कमा कुछ रहे नहीं, नौकरी है नहीं, रिचार्ज कराते हैं और जय महापुरुष, जय महापुरुष, जय महापुरुष प्रोपोगेंडा करते रहते हैं, है ना, जहर घोलते रहते हैं जीवन में। हल कोई बताएं इनको तो सुनने को तैयार ही नहीं है। नहीं जी, हमारा तो वही ठीक है, अतीत के हिसाब से उसी से मेरे साथ अपनी अलाइनमेंट नहीं करेंगे वो, कि ये कोई नई बात कर रहा है। पूछेंगे, मेरे को किसी पूछा ही नहीं कि कैसे आप कह रहे हो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, महापुरुष कैसे आप कह रहे हो छोड़ दो, कोई पूछते ही नहीं है, क्योंकि रुचि नहीं है उनकी रुचि कहीं और है, कहीं और तालमेल बनाते हैं ग्रुप में जहां उनका एजेंडा चलता है ना। तो इस वीडियो में हमने जो आपको हल दिया है कि हर आदमी को हालातों के अनुसार खुद को व्यवस्थित करना है और आने वाले मुद्दों पे फोकस करना है, जिंदगी में आने वाला गोल रखना है, पीछे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना। पीछे जो जितना चाहिए ना हमारी खोपड़ी में रहता है वो। आप कहोगे ना पीछे के बिना हम कैसे बात काम करेंगे जी, याददाश्त तो है जी। तो याददाश्त को मैं बार बार थोड़ी याद करता हूँ, याददाश्त है अगर तो मैं उसको बार बार थोड़ी याद करता हूँ कि ये याद आया, अब ये याद आया, वो ऑटोमेटिक है, सारा खोपड़ी में है, सॉफ्टवेयर पड़ा, उसने अपने आप काम करना है, उसकी चिंता मत करो। उसको अतीत को साजिश में मत बदलो, प्रोपेगेंडा मत बनाओ। वो रहे, याद के रूप में रहे, लेकिन उसको जानबूझकर मत याद किया जाए बार बार।
महापुरुष को पढ़ लो, फिर उसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो, उसको पढ़ लो। पर एक के चारों इकट्ठे होना, उसकी जय जयकार करना, है ना, और कोई काम ही ना करना, जब कोई बात हो तो उसकी जय कर देना, वो तो इतना पढ़े लिखे थे जी, वो तो इतने महान थे जी, उन्होंने तो ये युद्ध लड़ा जी, उन्होंने तो वो कर दिया जी। और बच्चों पर थोपना। कितना अच्छा हो अगर हम अपना बच्चे को खाली स्लेट के रूप में पैदा करें, बड़ा होना दें, उसको प्रभावित मत करें। आप देखो सारे हम अपनी सोच उसके ऊपर थोप देते हैं, गुरुओं की, ग्रंथों की, सांप्रदायिकता की, सारे विचार विश्वास उस पर थोप देते हैं। बताओ उसका क्या वजूद रहा फिर बेचारा? उसको तो खाली स्लेट रहना चाहिए था यार। उसको आपको सिर्फ एजुकेशन देते, उसको आप कहते कि बेटा पढ़ो, किताबें पढ़ो, फिल्में देखो, घूमो फिरो और अपनी विचारधारा खुद बनाओ। क्या ऐसा हो रहा है? अब ये भी कि आपको हल दिया है मैंने। जब तक ये चीजें नहीं होती कोई हल काम नहीं करेगा। देखिए जितनी मर्जी कोशिश कर लो आप, ये जो फंडामेंटल इश्यूज हैं सोचने के, कैसे नई सोच पैदा करें, इस पे हमें काम करना होगा। और इस नया भारत और नई सोच में आप सभी लोग जुड़िए, हम एक कारवां बनाएंगे, है ना। इस वीडियो को आप शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेके जाइए। थैंक यू सो मच।